सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सभी सम्मानित जांबाज साथियों, पिछले 3 घंटे से आप सभी साथी हमारे बौद्धिक वर्ग को सुन रहे हैं। अफसोस ये है कि हमारे श्रोताओं के लेट से आने की वजह से हम हमारे सभी साथियों को अवसर नहीं दे पाए और जिनको दिए भी तो समय नहीं दे पाए बराबर। अभी मेरे लिए भी समय नहीं है, मैं इस सब्जेक्ट को चेयर कर रहा हूं, इसके बावजूद भी मेरे पास भी समय नहीं है। तो ये जो विषय रखा है हमारी कार्यकारिणी ने, तो हमारे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस सत्ता में 5 किलो अनाज मिल रहा है, जिस सत्ता में 1000 रुपए महिलाओं को मिलने लगा है, जिस सत्ता में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिल रहा है, तो अब ये कौन सा कल्याणकारी राज्य बनाएंगे? ये सवाल लोगों के दिमाग में जा रहा होगा। इससे ज्यादा भी कोई कल्याण हो सकता है क्या? अरे बताइए, मतलब ये कल्याण नहीं हो रहा है? अच्छा, इसका मतलब ये जो विषय रखा गया है सही रखा गया है। दूसरी बात ये कि ये पूरा हाल 500 सीटों का है और अभी लगभग 150 लोग यहां बैठे हैं। तो ये मौसम तो अपनी जगह है, मौसम अपना काम करेगा, लेकिन हम क्या मूल्यांकन कर रहे हैं ये भी हमें समझना जरूरी है। बारिश का मौसम आएगा, इस बात को ध्यान में रख के हम इसको खुले मैदान में ना करने के बजाय हाल में ले आए। और मध्य प्रदेश में पिछले 26 जुलाई से आज 26 जून है, मतलब 11 महीने के अंतराल में हमने 4 कार्यक्रम रखे राष्ट्रीय लेवल के। पिछले 26 जुलाई को रीवा में, फिर पिछले 27 नवंबर को सीधी में, 3, 4, 5 फरवरी को सतना में और आज 26 जून को। और इन चारों कार्यक्रम लगने के बाद, हर कार्यक्रम के बाद सरकार के कार्यक्रम लगे। रीवा में भी, सीधी में भी, सतना में भी और शहडोल में भी। आपको लोग जानकारी होगी कि कल सरकार का कार्यक्रम है नहीं? हमने पिछले 28 अप्रैल को अपनी मीटिंग में ये तय किया कि छत्रपति साहू महाराज की जयंती का दिन हम शहडोल में एक भव्य रूप में मनाएंगे। भव्य रूप में तो नहीं हुआ, ये दिख रहा है, लेकिन जो वैचारिक चर्चा हुई, चर्चा का जो विषय है, ये विषय एक संदेश दे के चला गया कि क्या ये सही लोग यदि आ जाएंगे, यदि ऐसा कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? ऐसा लग रहा है क्या आपको? संविधान का अनुच्छेद नंबर 38 वैसे तो नीति निर्देशक तत्व के पूरे जो आर्टिकल हैं भाग 4 में संविधान के, ये समय नहीं है कि सबकी व्याख्या की जा सके, लेकिन ये विषय रखने की जो जरूरत पड़ी
कि आज से 149 वर्ष पहले छत्रपति साहू महाराज ने राजतंत्र होने के बाद भी अपने राजकाल में जो समाज कल्याणकारी राज चलाया, और पिछले 75 साल से हम इस देश को कह रहे हैं आजाद देश है, और इस बीच कल्याणकारी राज्य नहीं बना, तो ये विषय इसलिए प्रासंगिक रूप में रखा गया। पीछे का मूल्यांकन करेंगे आप। सरकार ने 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मनाया। पिछले 15 अगस्त 1997 को स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, कुछ लोगों को याद होगा। और 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ, उसके जब 50 साल पूरे हुए, 26 जनवरी 2000 को क्या हुआ, ये भी कुछ लोगों को याद है क्या? कितने लोगों को याद है भाई? इस देश में केवल 2 राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त और एक राष्ट्रीय पर्व के स्वर्ण जयंती, और दूसरे राष्ट्रीय पर्व में संविधान समीक्षा समिति। ऐसा है या नहीं है? अभी बताया तब भी लगता है लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है। 26 जनवरी 1950 को जब 50 साल पूरे हुए, मतलब 2000 में, तो संविधान समीक्षा समिति बनी, और उस समिति में एक भी SC ST OBC का आदमी, माइनॉरिटी का आदमी नहीं है। उस समिति ने ये कहा कि भारत के संविधान में बहुत सारी त्रुटियां हैं, और ये कमेटी उनको सुधार करके नए रूप में पेश करेगी। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं आज वर्तमान में। 2000 मतलब 2000 में किसकी सरकार थी, और आज जिनकी सरकार है उन्हीं की सरकार ने संविधान समीक्षा समिति बनाई थी, और उन लोगों ने उसी समय पूरी व्यवस्था कर ली कि संविधान को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। फिर 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर में भारत के संविधान की कॉपियां जलाई गई। 9 अगस्त कौन सा दिन है? विश्व मूल निवासी दिवस है। और यहां शासक जातियों ने उसको विश्व आदिवासी दिवस के रूप में बदलने का प्रयास किया। यदि उस रेशियो में हम कास्ट को क्लास में कन्वर्ट करके देखते हैं, जैसा कि कास्टों का शेड्यूल बनाते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में बनाना था कास्टों का शेड्यूल, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 1931 के सेंसस का जब आप आंकड़ा देखेंगे, डाटा देखेंगे, तो 7.5% और 15%, 7.5% ट्राइब और 15% शेड्यूल कास्ट। और जैसे ही 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का निर्देश पूरी दुनिया में दिया, भारत में सरकारों ने विश्व आदिवासी दिवस उसको डाइवर्ट किया। आदिवासी को यह समझाने का प्रयास किया गया कि केवल आदिवासी ही भारत का मूल निवासी है।
अब हम इस बात पर थोड़ा सा यदि चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में 2-3 ऐसे एसटी की जातियां हैं जो कहीं एसटी है और कहीं ओबीसी है। जैसे वनिका एक कास्ट है, शहडोल में एसटी में है, लेकिन मंडला में जाओ तो ओबीसी। कोल बिरादरी मध्य प्रदेश में एसटी में है, लेकिन यूपी में एससी में है। कुम्हार बिरादरी हमारी मध्य प्रदेश के लगभग 10 जिलों में एससी में है, शेष में भारत के सारे अन्य राज्यों में ओबीसी में है। बहुत सारी ट्राइब की कास्टें जो झारखंड और बिहार जैसे स्टेट में ट्राइब में है, लेकिन दूसरे स्टेटों में आप पंजाब में जाओ, हरियाणा में जाओ, उधर एससी में है। यदि हम मान लेते हैं कि केवल और केवल आदिवासी यानी ट्राइबल ही इस देश का मूल निवासी है, तो कितनी संख्या है भाई? 7.5%। तो ये 7.5% बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है? तो अल्पसंख्यक हमेशा भिखारी रहे, ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए उनके बीच ये बात डाली गई। और 21 में मतलब 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पेपर है वो पूरी दुनिया के डीएनए रिपोर्ट को पेश करता है और ये कहता है कि भारत में एससी, एसटी और ओबीसी और इन्हीं से कन्वर्ट होके जो दूसरे धर्मों में गए हैं लोग, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, इनका सबका डीएनए एक। इसका क्या संदेश है? मतलब ये सभी एक ही ब्लड के लोग हैं और एक ब्लड के लोगों को समता ना मिले, स्वतंत्रता ना मिले, न्याय ना मिले, उसकी व्यवस्था क्या करनी चाहिए? इनको 6,743 जातियों में उस समय बांटा गया था, लेकिन आज लगभग 50,000 संगठनों में बांटा गया। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, तो 50,000 संगठन बन के संगठित हो रहे हैं या बिखर रहे हैं? बाबा साहब ने जो कहा क्या वो हम कर रहे हैं? नहीं। ये जो विषय है भारत के संविधान की प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, भारत का ब्राह्मण नहीं कहा, भारत का क्षत्रिय नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, या किसी जाति का नाम नहीं लिया। क्या कहा? हम भारत के लोग। भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और इस देश की जनता को न्याय। 3 प्रकार के न्याय उधर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। समता किस माने में? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये जो मानवीय मूल्य है, इन मानवीय मूल्यों की स्थापना किए बगैर क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है? नहीं। और वो केवल और केवल 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर ही आश्रित है। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा तो ये कहा कि राजनीतिक समता तो आ सकती है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में समता आना बड़ा कठिन काम है। राजनीति में 1 मैन 1 वोट और 1 वैल्यू काउंटेड है, लेकिन समाज में नहीं है। इसलिए समाज में ये मानवीय मूल्य स्थापित करने की
पहली प्राथमिकता है। और पहली प्राथमिकता के तहत जो 4 मानवीय मूल्य रखे गए, न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। जब तक भाईचारा नहीं होगा, जिसको ब्रदरहुड कहा गया, तब तक समता स्टेब्लिश नहीं होगी। और जब तक समता स्टेब्लिश नहीं होगी, तब तक एक व्यक्ति दूसरे को स्वतंत्र रहने नहीं देगा। और जब तक स्वतंत्रता निर्भरता नहीं आएगी, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को न्याय नहीं दे। भारत की न्यायपालिका में 99% वो लोग हैं जो अन्य किसी जाति को न्याय देना पहले भी नहीं चाहते थे, तो आज वो न्यायपालिका में है, तो क्या न्याय दे रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत की न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जब तक प्रातिनिधिक नहीं होगी, प्रतिनिधित्व का मतलब जब तक सब में हमारा संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हमें ना न्याय मिलने वाला है, ना स्वतंत्रता मिलने वाली है, ना समता मिलने वाली है और ना। लेकिन हमारे लीडरों ने भाईचारा चलाया। क्या चलाया? भाईचारा। ब्राह्मण अनुसूचित जाति भाईचारा सम्मेलन हुआ या नहीं हुआ? सारे जिलों में हुआ। मतलब जिसको हम भाई समझे वो हमको चारा समझे, यही क्या है? भाईचारा। शेर और बकरी भाई भाई हो सकते हैं? तो हमारे नेता ने क्या कहा? अरे शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पी सकते हैं क्या? मतलब जो नेचुरल जस्टिस है वो भी हमारे नेता को समझ नहीं आया। और तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया में चरक विक्रय चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश दिया, उसको हमारे नेता सुपरसीड कर गए और बना दिया क्या? सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। संभव है? जरा बताइए, संभव है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ साफ शब्दों में ये स्पष्ट किया है, 4 जून 1954 का एक भाषण है उनका, कि जिस संगठन में ब्राह्मण रहेगा उसका सत्यानाश किए बगैर नहीं। और हम नाम किसका लेते हैं? डॉक्टर बाबा साहब। बाबा साहब से संविधान सौंपते समय जो सवाल किए गए कि आपने संविधान में ये जो मूल्य डाले ये कहां से लाए, उन्होंने कहा कहीं बाहर से नहीं लाए। गौतम बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, रविदास, फूले साहू, इन सारे महापुरुषों को विचारों को हमने क्या कर दिया? संविधान में लिपिबद्ध। मतलब जिन मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए तथागत बुद्ध ने 4 आदि सत्य बताए, आर्य सत्य नहीं, 4 आदि सत्य। दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तो जो समाज कल्याण व्यवस्था आप संविधान में देखते होंगे और सरकारों में समाज कल्याण विभाग है हर प्रदेश में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे समाज का कितना वेलफेयर हो रहा है, इसका पूरा डाटा यदि पेश किया जाए तो आपको समझ में आएगा कितना वेलफेयर हो रहा है। जैसे संविधान के अनुच्छेद नंबर 47 में भारत की जनता को पोषण युक्त भोजन देने की जो व्यवस्था है,
उसके तहत सरकार आपको महीने में 5 किलो अनाज दे रही है। कितने दिन में? महीने में कितना? महीने में कितने दिन होते हैं? एक दिन कितना हुआ है? तो बताइए। 166 ग्राम। कल्याण होगा है? कल्याण हो रहा है ना? लेकिन हमारी जनता क्या समझ रही है, इससे अच्छी सरकार कोई थी नहीं। मतलब एक दिन में आपको 150 ग्राम, एक मुर्गा भी एक दिन में 300 ग्राम खाता है। मतलब आपकी औकात कितनी? सभी साथी इस कार्यक्रम को मुर्गा या मुर्गे से कम? मुर्गे से कम। और मुर्गा जिंदा रखने के लिए नहीं पाला जाता, क्या के लिए पाला जाता है? तो ये समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि ये विसंतावादी ब्राह्मणवादी सरकारें रही इस देश में, तो जिस राज्य की स्थापना हमारे पुरखों ने की थी उसको हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो ये कब होगा? जब हम इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। और बेदखल करने के लिए आपको लाठी नहीं चलाना है, गोली नहीं चलाना है, किसी प्रकार का विवाद भी चलाना। क्या है? क्या चलाना है जी? उंगली चलाना। तो लड़ाई कहेगी किसकी? उंगली की लड़ाई है। और इस उंगली की लड़ाई को जीतने में आपको ना तो खून खराबा करना है, ना पैसा खर्च करना है। लेकिन समस्या कहां? हमारे समाज का आदमी 5 साल में जब चुनाव का त्योहार आता है तो ये सोचता है कि 5 साल में तो मौका आया है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा की तरफ जब जा रहे थे, उसके साथ में मिस्टर जेबी कृपलानी चल रहे थे, क्योंकि वो भी संविधान सभा जा रहे थे। बाबा साहब के चेहरे में जो मुस्कान थी, उस मुस्कान को रीड करके वो बोलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या बात? उन्होंने 1-2 बार कोई रिप्लाई नहीं दिया। तीसरी बार जब उसने सवाल किया तब उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं इसलिए खुश हूं कि जिस दिन ये संविधान लागू हो जाएगा उस दिन से रानियों की नसबंदी हो जाएगी। क्या मतलब है जी? अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, कहां से पैदा होगा? वोट की बेटी से पैदा होगा। मिस्टर कृपलानी थोड़ा शॉक तो हुआ, लेकिन वो 2 मिनट के बाद रिप्लाई करता है कि मिस्टर अम्बेडकर तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लोग ये गरीब हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, इनको हम जब चाहेंगे तब खरीदेंगे। आज क्या हो रहा है? बाबा साहब ने हमारे लोगों को ये विश्वास दिलाते हुए उस समय उसको जो रिप्लाई दिया था कि मिस्टर कृपलानी जो तुम बात कह रहे हो ये बात कुछ दिन के लिए सच हो सकती है। जब तक हमारे समाज के लोग अज्ञान और अशिक्षित रहेंगे तब तक तुम उनको खरीद सकते हो, लेकिन जिस दिन उनको अपना खुद का मूल्य समझ में आया उस दिन तुम्हारे पुरखे जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से जाने में समय नहीं लगने वाला है। तो साथियों, बाबा साहब ने अपनी सभाओं में हमारे लोगों को यह संदेश दिया कि वोट और बेटी बेचे नहीं जाते, ये किसी इज्जतदार आदमी को सौंपे जाते हैं। और हम ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक हमारे वोटों की जो कीमत, वो कोई निश्चित कीमत है क्या? प्रचार करने वाला अपने पंपलेट में लिखता है आप अपना अमूल्य मत देकर, अमूल्य मतलब जिसकी कोई वैल्यू, मतलब मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि बिना मूल्य का है वो।
जिसका मूल्य किया नहीं जा सकता, ऐसा मूल्य है। और फिर वही हमें 100 का नोट, 200 का नोट या 500 का नोट पकड़ा। इसका मतलब क्या है? पत्र में क्या लिख रहा है और दे क्या रहा है? तो हमारी अज्ञानता का ये परिणाम है। जिस दिन हमारी जनता ये जागरूक होगी कि ये हमारा वोट अमूल्य है, लेकिन ये क्या दे रहा है, उस दिन उसको नकारेगी। और ये BS4 अभियान के तहत हम डोर टू डोर BS4, चलो गांव की ओर और बढ़ो लोकतंत्र की ओर, मिशन 24 जो अभियान लेके चल रहे हैं, इस अभियान के तहत इस देश में मूल निवासियों का, मूल निवासियों के लिए, मूल निवासियों के द्वारा सत्ता स्थापित करके हमारे पुरखों का वो राज्य जो कल्याणकारी राज्य था उसकी स्थापना करेंगे। और इस स्थापना करने में आप सभी तन मन धन से साथ और सहयोग करेंगे। इसी पूरी उम्मीद के साथ आप सबको साधुवाद करते हुए संदेश कि इस समाज में ज्ञान और सत्ता की भूख पैदा करना हमारा मकसद है। और इस पार्टी का निर्माण मूल निवासी वर्ग को शासक बनाना, मतलब PPID ने ठाना है मूल निवासियों को शासक बनाना है। ये कॉन्सेप्ट समाज में ले जाने के लिए ये विशेष रूप से हमें संदेश देने की जरूरत है कि बदनीयत लोगों की नीयत ठीक करना है। क्या लगता है कि उनकी नीयत ठीक होगी? है? बकार खो दिया जिसने मर गया समझो, बकार खो दिया जिसने मर गया समझो, फितरते गैरत से वह निकल नहीं सकता। गिरते हैं जो लोग ठोकर खाकर वो संभल भी सकते हैं, लेकिन नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता, नीयत से गिरकर कोई संभल नहीं सकता। तो उनकी नीयत ठीक करने के बजाय त्योहार, संस्कार और दरबार से उनका बहिष्कार करने का संकल्प लेना। त्योहार, संस्कार और दरबार से यदि उनका बहिष्कार कर देते हैं, दान, मतदान और सम्मान देना, तो सत्ता किसकी होगी? मूल निवासियों की होगी, मूल निवासियों के लिए होगी, मूल निवासियों के द्वारा होगी। और यही कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में जो लोकतंत्र शब्द है, क्या है? लोगों का शासन, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो ये बात हमें स्थापित करनी है। 10 का शासन 90 पर बहुत चला है, अब नहीं चलेगा। ये बात स्टेब्लिश करना है और तब हम हमारे पुरखों के उन सपनों को पूरा करने में हम अपना जीवन अर्पित करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम चाहेंगे एक प्रतिज्ञा करें, हम सभी खड़े होके, हमारे सभी साथी अपने स्थान पर सावधान पूर्वक खड़े होंगे। आप अपना दाया हाथ आगे करेंगे। ये प्रतिज्ञा है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य फूले अंबेडकरी विचारधारा, पूर्वजों के सिद्धांत एवं मूल्यों के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ समर्पित एवं प्रतिबद्ध रहेंगे। हम उद्देश्य, विचारधारा, सिद्धांत, मूल्य, समाज तथा संगठन के प्रति स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि
जागरूकता का काम करते रहेंगे और जरूरी मानव एवं वित्तीय संसाधन संगठन को उपलब्ध कराते रहेंगे। हम संगठन की मिशनरी, लोकतांत्रिक एवं संस्थागत कार्यप्रणाली को स्वीकार करते हैं। व्यक्तिवाद, जातिवाद, परिवारवाद का परित्याग करते हैं और संविधानवाद को स्वीकार करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।